हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश रांगडाले और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन मिलती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब स्टूडेंट्स, आपको कोई भी पैकेज नहीं खरीदना है, कोई भी कूपन नहीं खरीदना है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शिक्षित भारत विकसित भारत। और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कक्षा 9वीं की रसायन विज्ञान, जिसमें हम देखने वाले हैं परमाणु और अणुओं के बारे में। और ऐसा हम क्यों करने वाले हैं भाई? क्योंकि इसके पहले हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा था, तो ये जान लेते हैं कि जो पदार्थ होता है ये किस तरीके से मिलकर बनता है। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजों को, बहुत सारे सस्पेंस है यहाँ पर रसायन विज्ञान के, आज हम वन बाय वन सबको रिवील करने वाले हैं। बात समझ में आ गई? तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि जो हमारा चैप्टर है उसमें हमसे रसायन विज्ञान क्या कहना चाहता है। ध्यान से देखिए, तो हमारा जो चैप्टर है उसमें हम मुख्य रूप से इन बिंदुओं के बारे में पढ़ने वाले हैं और इन चीजों को कनेक्ट करने वाले हैं। मतलब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, आयन क्या होता है। साथ में हम ये समझेंगे कि अणु परमाणु का तत्व से क्या कनेक्शन है, यौगिक से क्या कनेक्शन है, मिश्रण कैसे बनता है, पदार्थ का निर्माण कैसे होता है। साथ में हम ये जानेंगे कुछ मुख्य, इस रूप में हमारे जो चैप्टर है उसके कुछ एक पॉइंट्स, जैसे कि आपके रासायनिक संयोजन का नियम। बात समझ में? सवाल पैदा होता है कि सर ये रासायनिक संयोजन क्या होता है। तो यही सारी चीजें मैं आज आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा स्टूडेंट्स, है ना। और क्या देखेंगे भाई? परमाणु क्या है, नाम तो सुन लिया परमाणु। अच्छा, मूवी भी थी एक, पता है आप लोगों को, एक परमाणु मूवी। और सवाल पैदा होता है कि सर उस मूवी का नाम परमाणु क्यों रखा गया था। यदि आपने कभी सुना है कि एटम बॉम्ब होता है, हाइड्रोजन बॉम्ब होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, तो इन सब के पीछे की कहानी क्या है, आज इस चैप्टर में हम कनेक्ट करने वाले हैं ना। और हम ये देखेंगे कि भाई अणु क्या होते हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि जो परम अणु होता है वही परमाणु है ना। तो बस बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ में, बढ़िया तरीके से सारी चीजों को हम कनेक्ट करेंगे आपस में और समझेंगे जो कॉन्सेप्ट्स है उनके पीछे उनको। और हम ये देखेंगे कि भाई ये जो आयन होता है ये कौन सी बला है, राइट। ये आयन जो है ये क्या होता है, इसका अणु, परमाणु, यौगिक तत्व और पदार्थ के साथ में क्या लेना देना है। साथ में हम ये जानेंगे कि जो सरल यौगिक होते हैं उनके सूत्र कैसे होते हैं और मोल संकल्पना कैसे होती है। मतलब ये आप ना इस बार केमिस्ट्री में कुछ नया करने वाले हो, जो कि नया है बट मुश्किल नहीं है। बात समझ में आ रही है? और हम देखेंगे कि केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स होते हैं। केमिस्ट्री जो होता है उसमें भी गणितीय सवाल होते हैं, यहां पर भी आपको कैलकुलेट करना होता है। बात समझ में आ गई? अभी कक्षा 8 तक ऐसा नहीं होता था, बट कक्षा 9वीं में कुछ नई चीज आपको मिलने वाली है रसायन विज्ञान की दुनिया में। बात समझ में आ गई? तो इन्हीं चीजों के साथ आज का जो चैप्टर है उसको क्या करेंगे हम भाई, स्टार्ट करेंगे। बात समझ में आ गई? पर चैप्टर को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो भी इमेज यहां पर दी गई है इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कैल्शियम के बारे में, हीलियम के बारे में, सोडियम के बारे में, कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में, अमोनिया के बारे में, आपका जो नमक होता है यानी कि NaCl उसके बारे में, और हम बात करेंगे बहुत सारे आयनों के बारे में और इलेक्ट्रॉन के बारे में, और थोड़ी सी हम बात करेंगे स्टूडेंट्स प्रोटॉनों के भी बारे में। बात समझ में आ रही है? तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। और हम उन लोगों के भी बारे में बात करेंगे जिन्होंने अणु और परमाणु को समझने में हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की, जैसे कि हमारे महर्षि कर्णाड। ठीक है, कुछ ऐसे एक और साइंटिस्ट का नाम था, और वो कौन थे? हमारे जॉन डाल्टन। और साथ में थे हमारे पास लवाइजिए, राइट। तो ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं, इसको आप बढ़िया से अपनी कॉपी में नोट करो, और मैं आपको इस चैप्टर के बेस पर अब लेकर चल रहा हूं, है ना। तो चलो नोट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। बहुत मजा आने वाला है स्टूडेंट्स। और देखिए, ये जो चैप्टर है ना, ये सिर्फ कक्षा 9वीं का एक चैप्टर नहीं है। विज्ञान में चैप्टर नहीं होते हैं, बेसिकली चैप्टर के रूप में हम आपको पढ़ाते हैं, बट विज्ञान में क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे हिस्ट्री में, इतिहास में सारी कहानियां आपस में कनेक्टेड होती हैं, कुछ ऐसे ही विज्ञान में सारे जो चैप्टर्स होते हैं वो कॉन्सेप्ट के रूप में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसलिए रटना नहीं है, बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझना है। और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, क्या कहते हो? ठीक है, अब देखो 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 देखो, कहां से स्टार्ट करेंगे भाई? पदार्थ से स्टार्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो आपको आपके आसपास कई सारी चीजें दिख रही होगी जिसको आप कहते हो पदार्थ। क्या कहते हो स्टूडेंट्स? पदार्थ। बात समझ में आ गई? अब सवाल पैदा होता है कि ये पदार्थ क्या है। तो आपके आसपास कोई भी ऐसी चीज जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान है, जिसका कोई आयतन है, उसे आप क्या कहेंगे? वो होगा पदार्थ।
बात समझ में आ गई? कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, बात समझ में आ रही है? पर इसके बारे में हमने क्योंकि बढ़िया डीप में पढ़ लिया था, आपने यदि वो वीडियोस नहीं देखे हैं, वो क्लासेस नहीं देखी है, आप प्लीज उसे प्लेलिस्ट पर जाकर क्रॉस चेक कर लीजिए। और लास्ट में तो मैं आपको बताने ही वाला हूं कि कैसे डायरेक्टली आप किसी भी चैप्टर के वीडियो पर जा सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखो, सवाल पैदा होता है, सर पदार्थ भी तो किसी चीज से मिलकर बना होगा ना? बिल्कुल बना है। और वो कौन सी चीजें हैं? तो वो है आपका परम अणु। वो क्या है, क्या है, क्या है? तो स्टूडेंट्स ये है परम अणु। कौन सी चीज है? तो स्टूडेंट्स ये हमारा है परम अणु। क्लियर? अब यदि ये परम अणु है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे परमाणु। इसको हम क्या बोलेंगे? परमाणु। पर भाई ये तो बात की बात हुई, ऐसा किसने बताया कि जो पदार्थ है वो परमाणु से मिलकर बना है? कौन ये बता के गया कि हमारे आसपास की जो चीजें आयतन घेरती हैं, जिनका द्रव्यमान है, जिनका कोई आकार है, जिनका कोई आकृति है, वो क्या होंगे? पदार्थ। ये कौन बनाया ये सब? तो यही सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। मतलब थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़ी सी केमिस्ट्री मिलकर क्रिएट करेगी अच्छे सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग के अंदर। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो पदार्थ जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है? परमाणु से। कैसे बना हुआ है, क्या है, ये सारी कहानियों को हम समझने की कोशिश करते हैं। बात समझ में आ गई? तो देखिए कौन से चीजों को हम कवर करेंगे। हम कवर करेंगे अणु को, फिर हम कवर करेंगे परमाणु को, साथ में हम देखेंगे कि भैया जो तत्व होता है आखिर ये क्या है और यौगिक का इससे क्या कनेक्शन है। बात समझ में आ रही है? पक्का? चलिए, तो पदार्थ, सबसे पहले हमने ये जान लिया कि जो पदार्थ है वो किससे मिलकर बना हुआ है? तो वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ है। बट सवाल पैदा होता है, सर ये किसने बताया कि जो पदार्थ है वो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना हुआ है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है? बात समझ में आई? तो इसको समझने के लिए हम जाते हैं इतिहास में थोड़ा पहले। जरूरी नहीं है कि सिर्फ इतिहास का ही इतिहास हो। बात समझ में आ रही है? कभी कभी केमिस्ट्री की भी हिस्ट्री होती है। तो मैं आपको पढ़ाता हूं थोड़ी सी हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। बात समझ में आ रही है? चलो आज जाओ यहां पर, ठीक है? चलो, ठीक, तो हमें स्टार्ट कर रहे हैं कहां से भाई? हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। यानी कि ध्यान से देखो, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। ध्यान से देखिएगा। अब इसको मैं इतिहास बोलता रसायन का तो मजा नहीं आता ना सुनने में, इसलिए हम इसको कह रहे हैं हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। अब ये क्या चीज है? ठीक है, तो हम आपको लेकर चलते हैं 500 ईसा पूर्व, है ना? अभी क्या चल रहा है भाई? 2020, 21, 22 ये सब चल रहा है। मैं आपको लेकर चलता हूं बीसी लगभग 500, मतलब मैं आपको लेकर चलता हूं 500 ईसा पूर्व। क्या कहते हो? 500 ईसा पूर्व। और एक भारतीय वैज्ञानिक थे, भारतीय रासायनिक वैज्ञानिक थे, रसायन शास्त्र के ज्ञाता थे, उनका नाम था महर्षि कणाद। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया कि जब भी आप किसी पदार्थ का क्या करते हैं भाई? विघटन करते हैं। किसी भी पदार्थ को, कोई भी पदार्थ हो सकता है, आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूं, ये कैमरा हो सकता है, ये पेन हो सकता है, आपके आसपास रखी हुई कोई भी चीज का यदि आप विघटन करेंगे तो विघटन करने के बाद आपको जो चीज मिलेगी वो क्या मिलेगा भाई? एक सॉरी, एक क्या मिलेगा? तो एक कण मिलेगा। क्या मिलेगा? कण। तो वहीं से तो शब्द आया, फिर कणाद से आया कण। बात समझ में आ रही है? तो महर्षि कणाद ने यह बताया कि यदि कोई भी प्रकार के पदार्थ का आप क्या करोगे? विघटन करोगे। अब तो चलो भाई, अब सूक्ष्मदर्शी आ गए, पहले तो नहीं हुआ करते थे। किसी भी पदार्थ को यदि आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा कण। अंतिम जो भाग मिलेगा वो क्या मिलेगा? कण। तो महर्षि कणाद के हिसाब से जो कण है वो किसी भी पदार्थ का क्या है? आधार है। बात समझ में आ गई? कैसे हुआ, क्या कहानी है, उसको भी लेकर चलते हैं। देखो यहां पर, कहां गया भाई? यहां पर, ये देखो। बात समझ में आ रही है? तो अब एक काम करते हैं, ये तो हमने देख लिया कि जो कण होता है वो क्या होता है। ठीक है, महर्षि कणाद के हिसाब से किसी भी पदार्थ का जो मूलभूत भाग है, मूलभूत जो इकाई है वो क्या है? कण। पर अब थोड़ा सीक्वेंस में इसको कनेक्ट करने की मैं आपको जो है कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। ठीक है, ध्यान से देखो। तो आज कौन सी चीज पढ़नी है? आज हम पढ़ रहे हैं इसका भाग एक। तो आज पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, कहां करें सेट? यहां कर देते हैं। तो आज पढ़ रहे हैं इसका हम भाग एक, जिसमें हम देखेंगे कि रासायनिक संयोजन के नियम क्या हैं, कैसे परमाणु और अणु का सॉरी कनेक्शन है,
कैसे है कैसे है कैसे है, तो ध्यान से देखो। तो इसमें हम देखेंगे रासायनिक संयोजन के नियम में द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, और हम स्टार्ट करेंगे कहां से भाई, तो हम स्टार्ट करेंगे महर्षि कणाद के विचार से। बात समझ में आ गई? तो फिर से थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आज हमारा टारगेट है, और इसको अपनी कॉपी में आप बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लिया जाए, कोई दिक्कत वाली बात, कोई कंफ्यूजन वाली बात तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। बात समझ में आ गई? चलो ठीक, अब देखो, अब ना ये यहां पर देखो, ध्यान से देखो, दो साइंटिस्ट लिखे हुए हैं, महर्षि कणाद है, डेमोक्रिस्ट है, और ल्यूसिपस है। सिर्फ नाम कॉम्प्लिकेटेड है, कहानी और कॉन्सेप्ट जो है स्टूडेंट्स वो बड़ा ही आसान है। बात समझ में आ गई? तो देखिए महर्षि कणाद ने क्या बताया, इन्होंने बताया कि किसी भी पदार्थ को यदि हम बिल्कुल विघटन कर देते हैं, कोई भी पदार्थ दुनिया का, अंतरिक्ष का, दुनिया का कोई भी पदार्थ यदि विघटित होगा तो उसकी जो मूलभूत इकाई मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कण। और वो कण कहां से आया, तो देखिए महर्षि कणाद, बात समझ में आ रही? तो वहीं से निकल कर आया फिर कण। बात समझ में आ रही है? जिसको हम बोलेंगे एक पार्टिकल। अभी उसका नामकरण नहीं हुआ है, अभी उसका नामकरण नहीं हुआ है। उसके बाद क्या है भाई, दो ग्रीक साइंटिस्ट थे आपके पास, डेमोक्रिस्ट और ल्यूसिपस। क्या कहा मैंने, सिर्फ नाम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है पर जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा आसान है। तो देखो, तो दोनों साइंटिस्ट हमारे जो थे, डेमोक्रिस्ट और ल्यूसिपस, इन्होंने भी यही कहानी बताई। ग्रीक सभ्यता की बात हो रही तो ये भी बहुत पुरानी बात है, ये सब आपको हिस्ट्री में पढ़ा होगा, राइट? तो इन्होंने भी यही चीज बताई कि भैया कोई भी प्रकार की जो वस्तु है, पदार्थ है, कुछ भी है, वो किससे मिलकर बना हुआ है, वो कुछ एक मूलभूत कणों से मिलकर बना हुआ है, जो कि और अतिरिक्त भागों में तोड़ा नहीं जा सकता। वो तो अभी की बात है ना, कि हम जानते हैं कि जो परमाणु है उसके अंदर कुछ और भी कण होते हैं, कुछ और भी पार्टिकल्स होते हैं, पर पहले ऐसे बताया गया कि एक मूलभूत कण है जो कि और भी भागों में विभाजित नहीं हो सकता। उस कण को इन्होंने कहा, इन्होंने तो कण ही कहा, बट हमने क्या कहा, परमाणु कहा। और हमने क्यों कहा, क्योंकि उसके पीछे का योगदान है इनका, किसका भाई, आस्था एल लवाइजिए। ठीक है, तो आप इतना डीप में मत जाओ, आप सिर्फ ए एल लवाइजिए याद कर लो। और कौन थे, तो हमारे जोसेफ एल प्राउस्ट, और कौन थे, जॉन डाल्टन। तो इन्होंने परमाणु के बारे में, अणु के बारे में, यौगिकों के बारे में, रासायनिक क्रिया के बारे में क्या बात बताई, अब ये 1 बाय 1 मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। बात समझ में आ गई? चलिए, तो अभी भी हमने जो है परमाणु और अणु को पूरा नहीं समझा है, पर आज हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम क्या है भाई, तो जिसका नाम है, ये देखो, एक मिनट, ये देखो, जिसका नाम है रासायनिक संयोजन का नियम। ठीक है, इसका मतलब क्या है इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम कराएंगे एक अभिक्रिया। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, रिएक्शन नहीं कराई तो किस बात की केमिस्ट्री, बात समझ में आ रही है? तो हम करेंगे एक अभिक्रिया। चलो देखो क्या कहते हो। ठीक है, तो हम करेंगे रासायनिक संयोजन के कौन से क्या होते हैं। तो रासायनिक संयोजन के होते हैं स्टूडेंट्स बहुत सारे नियम, जिसमें से हम 2 नियमों के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ गई? तो ध्यान से देखिएगा, कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे ऐसे। हम पढ़ेंगे द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। अब कक्षा 9वीं के आप यदि विद्यार्थी हैं, आपको ऐसे शब्द बड़े अजीब से लगते होंगे, सर द्रव्यमान तो पढ़ लिया, उसका संरक्षण भी होता है, तो कैसे होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। उसके लिए हमें करना पड़ेगा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। कैसे करेंगे भाई, तो यहां करते हैं। चलो यहां कर सकते हैं क्या हम? हाँ यहां कर तो सकते, नहीं यहां करेंगे, हम बिल्कुल सेपरेट करेंगे। ठीक है, चलो ध्यान से देख लो। सॉरी, 2 केमिकल लेने हैं, लेड नाइट्रेट लेना है और सोडियम क्लोराइड लेना है। आज मैं आपको यह भी सिखाऊंगा कि सर यदि लेड नाइट्रेट कहीं लिखा हुआ है तो सूत्र कैसे बनेगा, और सोडियम क्लोराइड यदि कहीं लिखा हुआ है तो सूत्र कैसे बनेगा। बट अभी क्योंकि हमको क्रिया का लाभ करना है, इसलिए हम सीधे क्या ले लेते हैं, ऑप्शंस ले लेते हैं। चलो ध्यान से देखो, तो मेरे पास है लेड नाइट्रेट PbNO3 और यहां पर लगा हुआ है 2, और मेरे पास है सोडियम क्लोराइड विच इज बेसिकली NaCl। तो मेरे पास लेड नाइट्रेट है और कौन सी चीज है, सोडियम क्लोराइड है। अब क्या होगा, दोनों को किया जाएगा मिक्स, और क्या होगा देख लेते हैं। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट लिख भी देते हैं ऊपर स्टूडेंट्स, लेड नाइट्रेट।
एक और चीज, आप ये जो क्लास है इसको कक्षा 10वीं, कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं के जो विद्यार्थी हैं, आपके बड़े भैया दीदी या फिर सीनियर्स, उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर हैं बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रसायन विज्ञान के, है ना। चलो ध्यान से देखो, तो ये लेड नाइट्रेट हो गया, और ये क्या हो गया भाई, सोडियम क्लोराइड। तो ये हो गया सोडियम 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 क्लोराइड। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, सोडियम क्लोराइड। अब दोनों को मिक्स करने की कोशिश करते हैं, पर इसके पहले क्या करते हैं, दोनों का द्रव्यमान माप लेते हैं, दोनों का जो है द्रव्यमान माप लेते हैं। तो कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। अब क्या किया गया, मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, मैंने एक बड़ा बीकर लिया, इस बड़े बीकर में मैंने डाल दिया लेड नाइट्रेट। तो पीबी जो है वो हमारा लेड हो गया, NO3 जो है हमारा वो नाइट्रेट हो गया, राइट। तो बड़े वाले बीकर में मैंने डाल दिया NO3 के साथ में पीबी यानी कि लेड नाइट्रेट, ठीक है, ये डाल दिया। अब लेड नाइट्रेट का कोई तो द्रव्यमान होगा ना, लेड नाइट्रेट का कोई तो द्रव्यमान होगा, बिल्कुल होगा, तराजू से मापेंगे। कौन से वाले तराजू से, ये किलोवाट वाले से नहीं, लेबोरेटरी में अलग होता है उससे, ठीक है। चलो ये लेड नाइट्रेट हो गया। लेड नाइट्रेट का अब हमने द्रव्यमान देखा, तो स्टूडेंट्स इसका जो द्रव्यमान आ रहा है, मान लेते हैं लेड नाइट्रेट का जो द्रव्यमान आ रहा है वो आया 10 ग्राम, मान लेते हैं, ठीक है। हमने इसका द्रव्यमान माप लिया लेबोरेटरी में। अब एक दूसरी परख नली 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 हमने ली यहां पर, और इसमें हमने डाल दिया खाने का नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब इसमें हमने डाल दिया NaCl। रुको 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 अब इसका कुछ द्रव्यमान होगा, तो इसका क्या द्रव्यमान है, तो इसका द्रव्यमान हो गया कुछ भी ले लो, 6 ग्राम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका आपने द्रव्यमान ले लिया 6 ग्राम। अब क्या है आपके पास, एक परख नली ऐसी है जिसमें क्या है भाई, सोडियम क्लोराइड है, यहां पर सोडियम क्लोराइड है, और एक बड़ा बीकर ऐसा है जिसमें कौन सी चीज है, तो लेड नाइट्रेट है। बात समझ में आई। तो बड़े वाले बीकर में लेड नाइट्रेट है, छोटे वाली जो परख नली है उसमें क्या है आपका, सोडियम क्लोराइड है, और दोनों जो है सील बंद है, ऊपर से पैक है। अब दोनों को हमने आपस में क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। दोनों को हमने आपस में क्या किया स्टूडेंट्स, मिक्स किया। तो इसको इसके साथ जब मिलाया, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, लेड नाइट्रेट 10 ग्राम था, NaCl जो था वो 6 ग्राम था। अब दोनों को जब आप मिलाएंगे तो वहां पर हो सकती है केमिकल रिएक्शन, जरूरी नहीं कि हमेशा हो, पर यहां पर हम ये देखेंगे, हमने उदाहरण ही ऐसे लिए हैं कि दोनों के बीच में हो गई केमिकल रिएक्शन। अब जब दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हुई तो क्या हुआ, उसको समझने के लिए पहले तो मैं इस बीकर के अंदर डालता हूं इस परख नली को, ठीक है। तो कैसे डालेंगे भाई, तो ध्यान से देखो, तो ये हो गया आपका बीकर। अब हम बनाएंगे इसमें डालेंगे परख नली। तो ये थी भाई आपकी, ये बीकर हो गया, और क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए, यहां कहीं पर हम लगा देंगे कॉक, ऐसा एकदम सीलबंद लगा हुआ है। अभी अंदर परख नली भी जाएगी, तो ये चले गई परख नली ऐसे, तो ये चले गई इसके अंदर परख नली, जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, तो जिसके अंदर भरा हुआ है आपका सोडियम क्लोराइड का विलयन, जिसके अंदर भरा हुआ है सोडियम क्लोराइड का विलयन। कहानी समझ में आ गई, ये लो सोडियम क्लोराइड का विलयन जो है इसके अंदर भरा हुआ है, और इसको आपने यहां से ऐसे बांध दिया, इसको यहां पर आपने ऐसे बांध दिया। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर लेड नाइट्रेट कितना है, तो लेड नाइट्रेट कितना है, तो भाई ये जो वाला जो है ये आपका लेड नाइट्रेट हो गया, PbNO3 2, और अंदर वाली जो चीज है वो क्या हो गया आपका, तो NaCl हो गया, ठीक है। अब लेड नाइट्रेट जो है और NaCl है, अभी उन दोनों के बीच में संपर्क नहीं हुआ है, इसलिए अभिक्रिया जो है वो शुरू नहीं हुई है। पर क्या होगा, अब आपने इसको पूरा सील बंद कर दिया, मतलब ना तो अब कोई द्रव्य, ठीक है, बाहर से अंदर आएगा, और ना ही अब कोई द्रव्य अंदर से जाएगा बाहर। बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, अब हम जो है इसको शेक कर देंगे, हिला देंगे जोर जोर से। अब जब हम इसको जोर जोर से हिलाएंगे तो इससे क्या होगा कि जो NaCl का विलयन है वो वहां से निकलेगा, और किस में चला जाएगा भाई, लेड नाइट्रेट के साथ चला जाएगा। तो एक होगी अभिक्रिया, एक क्या होगी स्टूडेंट्स, अभिक्रिया होगी, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, अब NaCl जो है वो किस में चला गया भाई, लेड नाइट्रेट में। अब दोनों हो गए मिक्स, दोनों मिक्स होने का मतलब क्या है, रिएक्शन हो रही है। अब जब रिएक्शन हो रही है तो ये होगा, ध्यान से देखो, तो Pb
NO3 कि आपने अभिक्रिया कराई किसके साथ में, तो NaCl के साथ में। ठीक है, तो आपको क्या मिला, तो आपको मिला PbCl2, आपको मिला PbPb, आपको क्या मिला, तो आपको मिला PbCl2, और साथ में कौन सी चीज मिली, तो सोडियम नाइट्रेट मिला। तो सोडियम हो गया आपका लाल कलर से और नाइट्रेट जो हो गया आपका ऐसा। इससे उधार हो क्या रहा है वो देखते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों किया, ऐसे क्या साबित हुआ, है ना, वो भी तो देखना जरूरी है या ना। तो देखो अब आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है भाई, यहां पर जो क्लोरीन है आपका, यहां पर 2 था बेसिकली, एक मिनट रुकिए, यहां पर 2 था, अब इधर पे क्लोरीन 1 है, वहां पर 2 है। तो हम एक काम करते हैं, इस समीकरण को जल्दी से बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखो, तो यहां लगा दो आगे 2 और यहां भी लगा दो आगे 2। ठीक, अब ध्यान से देखो, इधर पे 2 सोडियम, वहां पे भी 2 सोडियम, यहां पर 2 नाइट्रेट, वहां पर भी 2 नाइट्रेट, यहां पर एक Pb प्लम्बम यानी कि लेड, और वहां पर भी एक लेड, और यहां पर 2 क्लोरीन। देखो 2 से गुणा किया ना आपने, 2 क्लोरीन, और वहां पर भी 2 क्लोरीन। अब इसका मतलब यह हुआ कि इस तरफ जो है वो अभिकारक हो गया, उधर वाला आपका उत्पाद हो गया। अब रिएक्शन तो हो गई, पर सर ये जो लंबा चौड़ा आपने एक्सपेरिमेंट किया, इससे साबित क्या हुआ, तो अब मैं आपको बताता हूं इससे साबित क्या हुआ। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इसका द्रव्यमान कितना लिया था, तो 10 ग्राम। NaCl का द्रव्यमान कितना था, तो भाई 6 ग्राम। दोनों को आपने मिलाया और जब आपने दोबारा से इसका द्रव्यमान मेजर किया, दोबारा से जब आपने इस पूरे सिस्टम का द्रव्यमान जो है उसको मापा, तो आपका आंसर कितना आया, इस पूरे का द्रव्यमान आया 16 ग्राम। ये क्या रासायनिक अभिक्रिया हुई और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आया, यही हुआ ना दोबारा। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट किया है, थ्योरेटिकल चीजें नहीं है। ये क्या किया स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, ये थ्योरेटिकल चीजें नहीं है। बात समझ में आ गई। तो पहले कितना था, 10 ग्राम, और 10 ग्राम लेड नाइट्रेट में आपने मिलाया 6 ग्राम NaCl। 10 ग्राम लेड नाइट्रेट में आपने मिलाया 6 ग्राम NaCl। दोनों को जब आपने मिक्स किया, तो अब आपका जो उत्पाद है बीकर का, अभी भी रिएक्शन होने के बाद भी जो कुल द्रव्यमान है स्टूडेंट्स, वो कितना आया, तो भाई 16 ग्राम आ गया। कुल द्रव्यमान कितना आ गया, तो 16 ग्राम आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन तो हुई पर द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। अभिक्रिया तो हुई पर आपका जो अभिकारक है उसके द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। मतलब ये कि जो द्रव्यमान अभिकारक की तरफ था और अभिक्रिया के बाद भी जो कुल द्रव्यमान है वो कैसा है, एक समान है। तो पहले इस एक्सपेरिमेंट को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, हम इसको जल्दी से कंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो देखिए अभिकारक की तरफ कुल द्रव्यमान कितना था भाई, 10 और 6 16। रिएक्शन हुई, द्रव्यमान में परिवर्तन ही नहीं आया। मतलब ये कि किसी भी अभिक्रिया के समय पर अभिकारक और उत्पाद का जो कुल द्रव्यमान है वो कैसा रहता है, नियत यानी कि एक जैसा बना रहता है। इसी को हम कहते हैं द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। मतलब द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही पैदा किया जा सकता है। द्रव्यमान जो है अभिकारक और उत्पाद के बीच में परस्पर क्या होता रहता है, बदलता रहता है। स्टूडेंट्स क्लियर, तो इसको अपनी कॉपी में नोट करो। कर लिया नोट, चलो अब यहां पर आते हैं। वही तो लिखा है द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम यह कहता है कि किसी अभिक्रिया के दौरान, किसी भी क्रिया या अभिक्रिया के दौरान के समय कुल द्रव्यमान किसका भाई, तो अभिकारक का, हमेशा किसके बराबर रहेगा, कुल द्रव्यमान तो किसका सॉरी किसका, तो उत्पाद का। ये रहेगा। बात समझ में आ गई। तो अभिकारक का कुल द्रव्यमान किसके बराबर रहेगा, उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर रहेगा। मतलब
अभिक्रिया तो हुई पर कुल द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। मतलब ये कि जो द्रव्यमान है द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही समाप्त किया जा सकता है। क्या कहते हो, बात समझ में आई? सकता है, बात समझ में आ गई? तो द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही समाप्त किया जा सकता है। मतलब द्रव्यमान जो है उसका ना तो वो उत्पन्न हो सकता है और ना तो उसका विनाश हो सकता है। इसको हम कहते हैं द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। कुछ बात समझ में आ रही है आप लोगों के? एकदम सिंपल सी कहानी थी। तो द्रव्यमान का संरक्षण नियम के लिए हमने किया था एक एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट में हमने ये देखा था स्टूडेंट्स कि अभिकारक जो थे, अभिकारक मतलब वो जब दो चीजों को आप आपस में मिलाते हैं तो उसको आप अभिकारक कहते हैं। जो चीजें मिलने के बाद बनती है, जो रिजल्ट है, उसको आप उत्पाद कहते हैं। तो आपने देखा था कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान 16 ग्राम था, और जब आपने अभिक्रिया करा दी, ऊष्मा में परिवर्तन हो गया, ऊर्जा या तो दे दी या फिर ऊर्जा निकल गई, अभिक्रिया हो गई, पर उसके बाद भी जो कुल द्रव्यमान है उसमें कोई चेंज नहीं आया। बात समझ में आई? इसका मतलब यह है कि द्रव्यमान ना तो क्या किया जा सकता है भाई, उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही उसको समाप्त किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? तो ये था हमारे द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। इसको बढ़िया से आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए इस डायग्राम के साथ में, और हम चल रहे हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट? चलिए आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अब क्या निकलता है पिटारे में से, और हम पढ़ने जा रहे हैं स्थिर अनुपात का नियम। तो स्टूडेंट्स, अब सवाल पैदा होता है कि ये स्थिर अनुपात का जो नियम है ये क्या है। ठीक है, तो आपने अपने आसपास बहुत सारे यौगिकों के बारे में देखा होगा। तो स्थिर अनुपात का नियम आपको कहां पर मिलेगा भाई? तो ये आपको मिलेगा कहां पर? यौगिकों में। मतलब इस नियम को समझने के लिए आपको संपर्क करना पड़ेगा किससे? यौगिक से। अब सवाल पैदा होता है कि जो यौगिक होते हैं ये क्या होते हैं और इसका स्थिर अनुपात के नियम से क्या कनेक्शन है। तो ध्यान से देखिए, बहुत सारे जो तत्व होते हैं वो आपस में मिलकर यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो हमारे आसपास बहुत सारे तत्व होते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया। इतने सारे तत्व हैं, कम से कम 118 तत्व ऐसे हैं जिनके बारे में अब हम जानते हैं। ठीक है, तो ये तत्व जब आपस में मिलते हैं एक निश्चित अनुपात में, तब किसका निर्माण होता है भाई? यौगिक का निर्माण होता है। तो यदि आपने यौगिक समझ लिया तो आपको नियम समझ में आ जाएगा, और यदि आपने नियम समझ लिया तो आपको क्या समझ में आ जाएगा? यौगिक कैसे बना है वो। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। यौगिक समझ में आ गया तो नियम क्लियर है, नियम क्लियर है तो यौगिक समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो एक काम करते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले थोड़ा सा द्रव्यमान समझ लेते हैं किसी भी तत्व का। बात समझ में आ गई? तो मैं 2-3 तत्वों के द्रव्यमान जो है वो आपको बता देता हूं, जिससे आज का हमारा ये जो टॉपिक है वो बढ़िया तरीके से आपके दिमाग के अंदर कनेक्ट भी हो जाएगा और फिट भी हो जाएगा। तो मैं काम करते हैं, हम कुछ एक ऐसे तत्व ले लेते हैं जो बड़े ही जरूरी हैं और बहुत सारे यौगिकों का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं? तो देखिए, एक हाइड्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, कार्बन ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, इतने में काम चल जाएगा। कैसे? देखो, अब जो हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन। हाइड्रोजन का कितना होगा भाई? तो आप इसको 1 लें, होता है ऐसा। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। क्यों होता है? 1 यू होता है बेसिकली। और यू क्या होती है? तो यू एक प्रकार की इकाई है। जैसे आपने पढ़ा होगा भौतिकी में कि अलग अलग चीजों की जितनी भी भौतिक राशियां होती हैं उनके क्या होती है भाई? एसआई मात्रक होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये इकाई मात्रक है आपका हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1 यू। ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है भाई? तो 8 है, तो उसका जस्ट आप डबल कर दीजिए।
हमेशा ऐसा नहीं होता, बट कक्षा 9वीं में यदि आप हैं तो परमाणु क्रमांक से आपका काम चल जाएगा। और परमाणु क्रमांक कैसे याद रखते हैं, क्या होता है, इसके लिए तो एक पूरा चैप्टर ही बनाए ना, जिसका नाम है परमाणु की संरचना। बात समझ में आ रही है? चलो, और कार्बन यदि है तो कार्बन का हो जाएगा 12U, और नाइट्रोजन यदि है तो उसका हो जाएगा 14U। यदि आपने इतना याद रख लिया तो अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, ठीक है? ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, हम एक ऐसा यौगिक लेते हैं जिसके बिना हमारा जो जीवन है वो अधूरा है। मैं बात कर रहा हूं जल यानी कि H2O की। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने ले लिया यहां पर H2O। बात समझ में आ रही है? अब मैंने ले लिया यहां पर H2O। अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जो नियम है ये किसने दिया कैसे दिया, और उसके कौन से मुख्य बिंदु जो हैं जिसको हमें याद रखना है, ठीक है? अब आपने कहा H2O, तो कुल द्रव्यमान कितना होगा भाई? तो कुल द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना होगा इसका? तो ध्यान से देख लो, 2 हाइड्रोजन है तो 2 गुणा 1। एक क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 होता है। धन ऑक्सीजन का कितना लिया था भाई? 16 लिया था, तो ये हो गया इतना। तो दोनों को यदि हमने जोड़ दिया तो हमारा आंसर कितना आ गया? 18। हमारा आंसर क्या आ गया? 18। मतलब आप एक देखो, यौगिक जिस चीज से मिलकर बना हुआ है उसको हम कहते हैं अणु। एक ही प्रकार के अणु जब आपस में जुड़ जाएंगे तो किसका निर्माण करेंगे? यौगिक का निर्माण करेंगे। इसको भी समझ लेते हैं, बात समझ में? एक ही प्रकार के परमाणु जब आपस में जुड़ जाएंगे तो किसका निर्माण करेंगे? तत्व का निर्माण करेंगे। ये सारी चीजों को इस चैप्टर में हम बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं, है ना? समझ लेते हैं इसको, ध्यान से देखो। ये भी देख लो एक बार कि अब हम ये जो स्थिर अनुपात का नियम पढ़ रहे हैं, इसके पीछे कौन कौन से हमारे हीरो हैं जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया। तो भाई सबसे पहले इन 3 लोगों ने बात की है इसके बारे में। आंतवा एल लवाइजिए, ठीक है, जोसेफ एल प्राउस्ट, और कौन है भाई आपके? जॉन डाल्टन। बात समझ में आ रही है? तो मैं आपको बताता हूं यौगिक, तत्व, अणु, परमाणु, इसके बीच में क्या अंतर है। देखो देखो, ध्यान से देखो। अब आपने लिखा ऑक्सीजन, अब क्या लिखा? आपने लिखा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का क्या होगा यदि आप एक परमाणु लेते हैं? ऑक्सीजन का यदि आप एक परमाणु लेते हैं, ठीक है, तो उसको आप परमाणु ही कहेंगे। पर यदि ढेर सारे ऑक्सीजन के परमाणु जो हैं वो किसी पदार्थ का निर्माण करते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे अब आपने ऑक्सीजन का एक परमाणु ले लिया O, अब आपने कहा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का आपने एक परमाणु ले लिया H। बात समझ में? अब क्या होगा? ऑक्सीजन का जो इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा H2O। बात समझ में आ रही है? H2 और O को जो आपने जोड़ दिया, तो एक यदि है, कोई भी चीज यदि एक है, 2 अलग अलग प्रकार के, 2 भिन्न भिन्न प्रकार के आपके जो क्या रहेंगे भाई? 2 भिन्न भिन्न प्रकार के यदि तत्व आपस में मिल जाते हैं और उसकी एक इकाई बनाते हैं तो इसको हम बोलेंगे अणु। इसको हम क्या बोलेंगे? एक अणु बोलेंगे। 2 अलग अलग प्रकार के यदि परमाणु और तत्व आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक अणु बोलेंगे, एक इकाई। सिर्फ एक H2O यदि है तो उसको हम क्या बोलेंगे? अणु। पर स्टूडेंट्स ये जो अणु होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है। इसका मतलब ये कि हम इस पर कोई रिसर्च भी नहीं कर पाएंगे, हम इसको देख भी नहीं पाएंगे और इसके बारे में चीजों को समझ भी नहीं पाएंगे। तो हमने क्या किया? हमने कहा एक जैसे ढेर सारे अणु, हमने कहा एक जैसे ढेर सारे अणु, और ये क्या बन गया? ये बन गया आपका यौगिक। ये क्या बन गया स्टूडेंट्स? आपका यौगिक बन गया। बात समझ में आ रही है? जैसे एक यदि है तो आप उसको अणु कहोगे, ढेर सारे यदि एक समान अणु आपस में मिल गए तो वो क्या होगा? यौगिक होगा। तो अकेला है तो H2O, पर यदि ढेर सारे H2O आपस में एक गिलास के अंदर रखे हुए हैं, एक पानी का ग्लास यदि यहां पर रखा हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है, एक पानी का ग्लास यदि यहां पर रखा हुआ है और इसके अंदर भरा हुआ है H2O, तो एक थोड़ी होगा, बहुत सारे होंगे, तब तो मिलकर वो एक स्वरूप बना पा रहे हैं। इसका मतलब एक है तो अणु और ढेर सारे हैं तो क्या हो जाएगा? तो यौगिक। तो जल के ढेर सारे अणु मिल जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? एक प्रकार का यौगिक। उसकी जो मूलभूत इकाई है उसको आप बोलते हैं अणु। तो अणु क्या है? किसी यौगिक की मूलभूत इकाई। अब समझ लेते हैं परमाणु और तत्व में क्या अंतर है। ध्यान से देखो, आपने यदि क्या किया, आपने यदि यहां पर एक ऐसा आयरन ले लिया, आयरन यानी कि लोहा ले लिया,
अब लोहा जो है उसका एक परमाणु यदि है, एक इकाई है, सिर्फ एक ही दिया हुआ है आपका परमाणु, तो वो है परमाणु। पर ढेर सारे परमाणु आपस में मिलेंगे तो तत्व का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? तत्व का। तो तत्व क्या है? एक समान परमाणुओं से मिलकर बनी हुई चीज। और यौगिक क्या है? एक समान अणुओं से मिलकर बनी हुई चीज। बात समझ में आ गई? जल्दी से इसको कनेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे आपने कहा एक Fe, तो ये इतना छोटा है, इतना नेग्लिजिबल है, नगण्य है कि हम इसको देख भी नहीं सकते। पर ऐसे वाले जब ढेर सारे मिल जाएंगे, जब ढेर सारे Fe मिल जाएंगे आपस में, तो क्या होगा? वो बना लेंगे एक लोहे की रॉड। क्या बना लेंगे स्टूडेंट्स? एक लोहे की रॉड। तो ये देखो लोहे की एक रॉड बन चुकी है। क्या कहते हो? कहानी समझ में आई? देखो ये लोहे की एक रॉड बन चुकी है, देखो। तो इस तरीके से ये लोहे की एक रॉड हो गई। तो इसके अंदर Fe तो है पर एक नहीं है, बहुत सारे हैं, तो हम इसको बोलेंगे तत्व। तो इकाई यदि है तो परमाणु होगा, ढेर सारे मिला दिए तो तत्व हो जाएगा। कुछ इसी तरीके से इकाई यदि है तो अणु होगा, ढेर सारे मिला दिए तो यौगिक होगा। क्लियर हो गया? तो इसको जल्दी से कनेक्ट कर लेते हैं, है ना? चलो चलो इसकी परिभाषा बना लेते हैं, ठीक है? देखो 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 सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परमाणु। तो परमाणु क्या है? पदार्थ का सूक्ष्मतम कण। ये नहीं आएगा, सूक्ष्मतम कण क्या है? ये आपका परमाणु है। अब एक समान यदि आपने क्या मिला है? परमाणु। एक इकाई यदि है, एक इकाई है, जैसे कि एक हाइड्रोजन ले लिया, एक ऑक्सीजन ले लिया, एक नाइट्रोजन ले लिया, एक फ्लोरीन ले लिया, ऐसे। तो यदि एक इकाई है तो इसे हम बोलेंगे परमाणु। पर ढेर सारे एक समान परमाणु को आपस में जोड़ दिया गया तो अब जो चीज हमें मिली उसको हम बोलेंगे क्या? तत्व। क्योंकि एक परमाणु को दिखने वाला नहीं है। एक आपको ऐसा जो आयरन की रॉड है, अब आयरन की यदि आपने लोहे की छड़ ली हुई है तो उसमें एक थोड़ी Fe होगा, बहुत सारे होंगे। तो बहुत सारे को मिलकर क्या बनाया गया? तो इसको बनाया गया तत्व। एक इकाई यदि है, इकाई, हाँ सही है, एक इकाई यदि है तो वो क्या होगा? आपका परमाणु होगा। पर ढेर सारी इकाइयां आपस में मिल गई तो वो कहलाएगा आपका तत्व। अब आ जाते हैं अणु पे। अब आ जाते हैं अणु 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 अणु। तो पढ़ना तो है ये सारी चीजें, है ना? अब अणु क्या है? दो अलग अलग प्रकार के परमाणु। भाई कितने प्रकार के परमाणु हैं? जितने प्रकार के तत्व हैं उतने प्रकार के परमाणु हैं। तो दो अलग अलग प्रकार के परमाणु का, ऐसा नहीं कि कुछ भी, व्यवस्थित संयोजन, व्यवस्थित संयोजन जो है वो क्या है आपका? वो है आपका अणु। अब यदि सिर्फ जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं, बिना उदाहरण के काम नहीं चलता है ना? तो अब जैसे हमने कहा भाई H2O, हमने कहा हमारा नमक जिसके बिना स्वाद जो हो जाता है वो बन भी जाता है और बिगड़ भी जाता है। हमने कहा अमोनिया, हमने कुछ और कहा, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर कह दिया, संगमरमर कह दिया। तो ये सब क्या है? तो निश्चित मात्रा में ढेर सारे अणु आपस में मिलकर बन रहे हैं। यदि एक इकाई है स्टूडेंट्स तो उसको हम क्या बोलेंगे? अणु बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? इसको हम डीप में पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में, आगे वाले जो टॉपिक्स है वहां पर। तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई? उसको हम बोलेंगे अणु। बात समझ में आ गई? पर ढेर सारे, अब देखो, ढेर सारे एक समान अणु जो रहेंगे वो किस चीज का निर्माण करेंगे? तो वो निर्माण करेंगे यौगिक का। तो किस चीज का निर्माण करेंगे? यौगिक का। तो जल्दी से खत्म करते हैं। एक तत्व की जो बेसिक एक इकाई है, सबसे पहले कहानी स्टार्ट होती है परमाणु से। थोड़ा सिलेबस मिसमैच है, आगे पीछे है, राइट? बट परेशान नहीं होना है। सबसे छोटी इकाई जो है वो है परमाणु। एक समान परमाणुओं को मिलाया तो बन गया तत्व। ठीक है, अब आते हैं अणु पे। अलग अलग प्रकार के परमाणुओं को यदि आपने मिलाया है, जैसे एक हाइड्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, और उसकी एक इकाई है तो उसको बोलेंगे अणु। अलग अलग परमाणुओं के निश्चित संयोजन से बनी हुई एक इकाई कहलाएगी अणु। और एक समान अणु
अब हाइड्रोजन का अणु 1 2 3 4 ये सब आपके H2O H2O, एक H2O दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे बहुत सारे H2O को आपस में आप जोड़ देंगे तो वो जो चीज बनेगी वो कहलाएगी आपकी यौगिक। तो परमाणु क्लियर, अणु क्लियर, तत्व क्लियर और यौगिक क्लियर। ठीक है, अब एक बढ़िया वाली बात करते हैं। देखिए पढ़ाई चल रही है तो मजा भी आना चाहिए साथ में थोड़ा सा। आप क्या करना, इन चारों की जो परिभाषा है वो 10th क्लास, ठीक है, 11th क्लास और 12th क्लास में आपके जो भी सीनियर्स हैं जिनसे आपकी अच्छी बनती है, आपके जो बड़े भैया दीदी हैं, उनसे इसकी डेफिनेशन पूछना। और फिर जब आप डेफिनेशन पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट्स थोड़े से हिले हुए हैं, क्योंकि एग्जैक्ट डेफिनेशन जो रहती है इन सबकी, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 12वीं भी पास कर जाते हैं और उन्हें पता कई बार नहीं हो पाती है। बात समझ में आ गई? तो आप ये करेंगे। चलिए बैक टू द कॉन्सेप्ट। परमाणु सीख लिया, तत्व सीख लिया, अणु सीख लिया, यौगिक सीख लिया, कहानी समझ में आ गई, नोट करो, लेकर चल रहे हैं आगे। ठीक है, चलो जल्दी से कर लिया नोट। तो अब आज से मैं ऐसा यदि कुछ लिखूंगा तो आपके दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए। सर यदि एक इकाई है तो क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे अणु। यदि बेटा एक इकाई है तो क्या बोलेंगे? अणु बोलेंगे। पर ढेर सारी इकाई यदि आपस में जुड़ी हुई है तो वो क्या कहलाएगा? यौगिक। अब ढेर सारी इकाई आपस में क्यों जुड़ी रहती है? क्योंकि उनके बीच में होता है आकर्षण बल। वो सारी चीजों को हम बाद में देखेंगे। मतलब ये कि गिलास में यदि आपने जल लिया है तो जल में सिर्फ एक H2O नहीं होगा, बहुत सारे H2O के क्या होंगे? अणु होंगे। अणु क्यों होंगे? क्योंकि दो अलग अलग प्रकार के परमाणु से मिलकर वो बने हुए हैं। बात समझ में आ गई? तो इसी के बारे में बात की थी किसने? इसी के बारे में बात की थी मिस्टर लवाइजिए ने, जोसेफ ए प्राउस ने और जॉन डेल्टन ने। और क्या कहा अब वो समझाता हूं। देखो ये क्या कहा। तो जब आपने एक यौगिक लिया H2O, जब आपने एक यौगिक लिया H2O और आपने कहा कि कुल द्रव्यमान जो है वो 18 है। बात समझ में आ रही है? अब H2O के एक अणु का यदि कुल द्रव्यमान 18 है तो दो अणु का कितना होगा भाई? 36 होगा। एक अणु का यदि 18 है तो दो अणु का कितना होगा? 36 होगा। मतलब यदि मैं 2 गुणा H2O करता हूं तो कॉमन सेंस ये कहता है स्टूडेंट्स कि जो कुल अणु अब होगा वो कितना हो जाएगा भाई? 36 हो जाएगा। आधा अणु कर दिया तो 9 हो जाएगा। कुछ समझ में आया? एक अणु का यदि 18 है तो दो अणु का कितना होगा? 36 हो जाएगा। आधा अणु कर दिया तो 9 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब यदि आप अणुओं की संख्या किसी यौगिक में यदि आप अणुओं की संख्या कम ज्यादा करते हैं तो उसके द्रव्यमान में भी क्या आता है? परिवर्तन आता है। और यही कहलाता है स्थिर अनुपात का नियम। यही कहलाता है स्थिर अनुपात का नियम। इसको समझने के लिए हम चलते हैं। देखो कितने सारे उदाहरण दिए हुए हैं। अब नाइट्रोजन का कितना लिया है बच्चों? 14 लिया हुआ है। ऑक्सीजन का कितना लिया है? 16 लिया है। ध्यान से देखो। अब आपने कहा NO, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन, तो अब नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16। अब आपने कहा NO2, तो नाइट्रोजन का तो 14 ही रहेगा। क्योंकि नाइट्रोजन का एक ही नाइट्रोजन है, 14 होता है। ये लो नाइट्रोजन 14 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है भाई? 16 होता है। अब ऑक्सीजन कितने? 2 है। तो एक का 16 होगा। अरे भाई 1 रुपए में 16 चॉकलेट आएगी तो 2 रुपए में कितनी आएगी? 32 ही तो आएगी। कुछ बच्चे बोल रहे हो कि हाँ सर कहाँ, अभी तो 32 रुपए और 50 रुपए में एक चॉकलेट आती है ना? बात समझ में आ रही है? एक जमाना था बच्चों जब ये जो टॉफी और कैंडीज होती है ना 1 रुपए में 20 आया करती थी। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो हम यदि ये कहते हैं कि एक यदि आपका ऑक्सीजन 16 है तो 2 ऑक्सीजन कितने होंगे? 32 होंगे। आपका यदि एक नाइट्रोजन आपका 14 है तो 2 नाइट्रोजन कितने होंगे भाई? 28 होंगे। तो ये अनुपात बराबर रहेगा। ये जो अनुपात है ये कैसा रहेगा स्टूडेंट्स? बराबर रहेगा। चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, कुछ एक और उदाहरण हम लेते हैं। हम जल का उदाहरण लेते हैं। किसका उदाहरण लेते हैं? जल का। ठीक है, तो अभी स्थिर अनुपात का जो नियम है इसको समझने के लिए हम चलते हैं जल के पास में और एक उदाहरण लेते हैं H2O का, है ना? ध्यान से देखना। अब मैं कह रहा हूं H2O, तो H2O का जो द्रव्यमान है, देखो H2O का एक अणु है। H2O का क्या है? एक अणु है। और जो द्रव्यमान है वो कितना है स्टूडेंट्स? तो द्रव्यमान है बेटा इसका कितना? तो ये हो जाएगा आपका, देखो हाइड्रोजन का कितना देखा था हम लोगों ने?
1 देखा था, ऑक्सीजन का हमने 16 देखा था। कार्बन का भी याद कर लो, नाइट्रोजन का भी याद कर लो। तो द्रव्यमान कितना हो गया भाई? तो द्रव्यमान हो गया 2 × 1 धन 16 बराबर कितना हो गया? तो ये 18 हो गया। कितना हो गया ये? तो 18 हो गया। बात समझ में? अब एक अणु का 18 है, अब मैं लिख रहा हूं 2 अणु, तो 2 अणु का कितना हो जाएगा? तो क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे? 18 से 2 का गुणा करोगे और हीरो बनोगे। बात समझ में आ गई? तो 36 हो जाएगा। पर यदि हम कह रहे हैं कि नहीं 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 ऐसे नहीं होगा, आधा अणु है H2O का। H2O का कितना अणु है भाई? आधा अणु है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब कितना हो जाएगा? अब हो जाएगा ये 18 का, तो ये हो जाएगा 9। बात समझ में आई कुछ? तो यही एक कहानी है। यही क्या है? एक कहानी है। अब आपने कहा कि नहीं हमारे पास 5 अणु हैं H2O के, तो आप क्या करोगे? फिर 18 का आप 5 से गुणा कर दोगे। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? चलिए, तो इस तरीके से जो है ये फिक्स हो गया, ठीक, कि आप यदि संख्या कम ज्यादा करते हैं तो उसके जो द्रव्यमान है उसमें भी क्या आता है भाई? परस्पर बदलाव आता है। क्लियर? और इसी को हम बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। कुछ एक उदाहरण और लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखो। अब भाई मैंने ले लिया, देखो कार्बन का कितना देखा था हम लोगों ने? कार्बन का था 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैं बात कर रहा हूं कार्बन की। अब मैंने कहा CO, फिर मैंने कहा CO2। अब कार्बन जो है, कार्बन का कितना होता है भाई? 12 होता है, और आपने ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया 16 होता है, तो आंसर कितना आ गया भाई? 28 आ गया। पर यदि आप कार्बन का लेंगे 12 और ऑक्सीजन कितने हैं? 2 और 1 का है 16, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? तो ये कितना हो जाएगा? बताओ बताओ। तो ये हो गया 44। तो कहने का मतलब ये है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमेशा जो अनुपात रहेगा वो रहेगा 12 और 16 का। कुछ समझ में आया? मतलब ये कि कार्बन 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 और ऑक्सीजन का जो अनुपात रहेगा वो हमेशा कितना रहेगा स्टूडेंट्स? 12 और 16 का। अब आप कार्बन की क्वांटिटी कितनी भी बढ़ा दीजिए, ऑक्सीजन की संख्या कितनी भी बढ़ा दीजिए, यह अनुपात परस्पर क्या रहेगा? यह अनुपात जो है वो निश्चित रहेगा। द्रव्यमान बदलता रहेगा पर ये जो अनुपात है वो निश्चित रहेगा। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो अनुपात रहेगा वो हमेशा कितना रहेगा? 12 रहेगा और 16 रहेगा। तो ये कैसा है? ये है निश्चित। ये कैसा है? निश्चित, या फिर आप इसे कह सकते हो फिक्स्ड। तो आप इसे और क्या कह सकते हो? फिक्स्ड। ईडी भी तो लगा देंगे, ईडी लगा दिया। बात समझ में आ गई? मतलब ये कि अब कार्बन हमेशा 12 और ऑक्सीजन हमेशा 16। क्लियर? तो ये थी एक बेसिक कहानी। अब इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है, और उदाहरण देख लेते हैं। बात समझ में आ गई? इसको नोट कर लो अपनी कॉपी में, ठीक है। चलो अब यहां चलते हैं, अब फिर से वहीं पर आ जाते हैं। अब स्टूडेंट्स देखो, नाइट्रोजन कितने हैं भाई? 2 हैं। नाइट्रोजन कितने हैं? तो नाइट्रोजन है आपके 2। अब 2 नाइट्रोजन है, 1 का 14 होता है तो 28। ऑक्सीजन 5 है, 1 का कितना होता है? 16 होता है तो 80। तो आप ध्यान से देखेंगे कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन का 14 और 16 ही रहेगा, पर ऑक्सीजन नाइट्रोजन की संख्या में यदि परिवर्तन आएगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा? तो उससे ये जो तरीका है लिखने का अनुपात को, वो कैसा होगा? बदल जाएगा। निश्चित अनुपात। कैसा होगा? निश्चित अनुपात। एक काम करते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं, ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं इसको समझने के लिए। देखो एक और उदाहरण लेते हैं, इसको मिटा दें, क्या कहते हो? हाँ, नोट तो आपने कर ही लिया है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलो ये देखो, तो एक और उदाहरण लेते हैं भाई अमोनिया का। अब अमोनिया क्या है? NH3 है। तो अमोनिया का कुल द्रव्यमान कितना होगा स्टूडेंट्स? तो अमोनिया का हो जाएगा, देखो नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का तो 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका कितना? तो ये हो जाएगा आपका 3 × 1। बात समझ में आ गई? तो ये 14 धन कितना हो जाएगा? 3 बराबर कितना आ गया भैया? आपका 17 आ गया। अब आप कहते हो कि नहीं सर हमारे पास 2 अमोनिया है, ठीक। अब 2 अमोनिया है तो कितना हो जाएगा? तो भाई ये हो जाएगा आपका कितना? 17 दूनी 34 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 2 × 17। बात समझ में आई? तो ये हो गया आपका जो अनुपात है किसके बीच में? नाइट्रोजन के बीच में और हाइड्रोजन के बीच में। वो हमेशा कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। मान लेते हैं कि आपने एक यौगिक बनाया N2H5,
ऐसा होता नहीं है स्टूडेंट्स, पर आपने बनाया तो आपने देखा तो कैसे हो जाएगा भाई, तो 2 गुणा आप 14 करोगे, ऐसा होता नहीं है, ये कोई यौगिक नहीं होता है स्टूडेंट्स, ये समझाने के लिए बता रहे हैं सिर्फ आपको। धन कितना कर दिया, 5 गुणा 1, तो कितना आ गया 28 में आपने कितना जोड़ दिया भाई, 5 जोड़ दिया, तो आंसर कितना आ गया 33 आ गया। तो ये जो 14 है और ये जो 1 है, ये हमेशा कैसा रहेगा, निश्चित रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो चलिए उदाहरण बहुत देख लिए, अब समय है इसकी परिभाषा का। पहले समझ लो कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से, फिर उसकी परिभाषा बना लो, ठीक है। तो परिभाषा क्या होगी, ध्यान से देखना। किसी यौगिक के अंदर भिन्न भिन्न परमाणुओं के, ठीक है, किसी यौगिक के अंदर भिन्न भिन्न, देखो क्या लिखा है, स्थिर अनुपात का नियम। तो किसी यौगिक के अंदर भिन्न भिन्न परमाणुओं के द्रव्यमान का जो अनुपात रहता है, उनकी संख्या का जो अनुपात रहता है, वो हर किसी भी स्थिति में कैसा रहता है, समान रहता है। फिर से एक बार देखेंगे, किसी भी यौगिक के अंदर अलग अलग परमाणुओं के द्रव्यमान और संख्या का जो अनुपात रहता है, वो किसी भी स्थिति में कैसा रहता है, एक समान रहता है। बात समझ में आ रही है? और उदाहरण कौन सा लिखोगे, तो मैंने बहुत सारे बताए हैं, ये वाला उदाहरण बहुत अच्छा है, तो आप इसको बढ़िया तरीके से नोट कर लो। पर क्योंकि किसी भी कॉन्सेप्ट पर जब हम बहुत सारे सवाल लगाते हैं स्टूडेंट्स, तभी वो बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से कॉन्क्रीट यानी कि क्लियर हो पाता है। क्लियर हो गया? चलिए, तो आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, हम बढ़ रहे हैं आगे। ठीक, कर लिया आपने नोट? चलो अब आपको लेकर चलते हैं कहीं और मैं आपको बताता हूं कि जॉन डाल्टन जो थे, ठीक है, इनका जो निश्चित अनुपात और रासायनिक संयोजन का जो नियम था, उससे क्या उन्होंने निष्कर्ष निकाला। ठीक है, तो उन्होंने इससे 6 निष्कर्ष निकाले। कितने निकाले? 5 से 6 निष्कर्ष निकाले। जैसे कि महर्षि कणाद ने क्या बताया था भाई, कहां गए महर्षि कणाद, ये देखो, इन्होंने ये बताया था कि हर पदार्थ का एक सूक्ष्म रूप होगा जिसे हम कण बोलेंगे। डाल्टन ने भी यही कहा कि किसी भी पदार्थ का एक सूक्ष्म कण होगा जिसे हम कण बोलेंगे, या फिर सूक्ष्म इकाई होगी उसको हम कण बोलेंगे, और उसको हम बोलेंगे परमाणु। क्या बोलेंगे? परमाणु। तो इस तरीके से नींव रखी गई किसकी भाई, आपके परमाणु की। तो उसको हम यहां देख लेते हैं, बात समझ में आ रही है? तो परमाणु क्या है, क्या है, क्या है, क्या है? तो परमाणु जो है किसी भी पदार्थ की, कोई भी पदार्थ ले लीजिए आप, किसी भी पदार्थ की एक निकाय, किसी दुनिया का कोई भी पदार्थ, किसी भी पदार्थ की मूलभूत इकाई जो होगी, इकाई, बात समझ में आ रही? किसी भी पदार्थ की जो मूलभूत इकाई है वो क्या होगी, आपकी परमाणु होगी। तो डाल्टन ने जो सिद्धांत दिए उसको हम कुछ एक चरणों में समझ लेते हैं। किसी भी पदार्थ की जो मूलभूत इकाई है स्टूडेंट्स, वो क्या होगी, तो वो होगी आपकी परमाणु। बात समझ में आ गई? दूसरी बात, किसी अभिक्रिया के दौरान जो परमाणु होता है, ना तो वो जुड़ता है, मतलब वो टूटता नहीं है, जुड़ता है वो किसी और दूसरे परमाणु से जुड़ सकता है, पर वो टूटता नहीं है। कोई भी अभिक्रिया यदि होगी तो परमाणु के द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि जो परमाणु होगा उसको आप और ज्यादा नहीं तोड़ सकते। हालांकि बाद में ये जो चीजें हैं वो थोड़ी सी गलत साबित हो गई, आयनों का निर्माण हुआ, पर वो एक अलग कहानी है। बात समझ में आ रही है? तो इन्होंने कहा कि जो परमाणु है उसको आप और ज्यादा नहीं तोड़ सकते। किसी भी अभिक्रिया के दौरान जो परमाणु के संरक्षण का नियम है वो हमेशा लागू होता रहेगा। किसी भी आपकी अभिक्रिया के दौरान जो निश्चित अनुपात का नियम है, क्या है? निश्चित या स्थिर अनुपात का जो नियम है वो हमेशा क्या होता रहेगा स्टूडेंट्स, लागू होता रहेगा। बात समझ में आ गई? और क्या कहा मिस्टर डाल्टन ने कि जो परमाणु है वो किसी भी पदार्थ की अविभाज्य, जिसको हम तोड़ा नहीं कर सकते, तो परमाणु यानी कि एटम कहते हैं ना हम इसको इंग्लिश में, एटम विच इज नॉट डिविजिबल। एटम कैसे आया? विच इज नॉट डिविजिबल, जो कि अभाज्य है, उसको आप और नहीं तोड़ सकते, जिसका और ज्यादा विघटन नहीं हो सकता, वही कहलाता है आपका परमाणु। तो इस तरीके से ये जॉन डाल्टन जो थे, उनकी क्या थी भाई, परमाणु को लेकर और जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसके स्थिर अनुपात का जो नियम था उसको लेकर उनका ये सिद्धांत था। बात समझ में आ गई? तो चलिए ध्यान से इस चीज को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, इसको बढ़िया से अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये सारी चीजें आपने बढ़िया तरीके से देख ली। हमने क्या सीखा कि परमाणु क्या होता है, ठीक है, हमने और कौन सी चीजें देखी, द्रव्यमान के संरक्षण का क्या नियम होता है, मतलब किसी अभिक्रिया के दौरान
अभिकारक यानी जो चीजें आपस में मिल रही हैं, उत्पाद यानी कि जो चीजें बन रही हैं, उस दोनों तरफ का, जैसे मैथ्स में होता है ना कि इक्वेशन के दोनों तरफ जो है वो एक समान नंबर होने चाहिए। यदि इधर एक 2 नंबर है, इधर 2 नंबर है, उधर पे गुणा हो रहा है, इधर पे गुणा हो रहा है, तो दोनों का जो आंसर है वो एक समान आना चाहिए। तो मैथ्स और केमिस्ट्री में पता है क्या डिफरेंस होता है? ध्यान से देखो, मैथ्स में ऐसा होता है, बताते हैं, मैथ्स में ये होता है। देखो मैथ्स से कनेक्ट करते हैं। देखो 4 गुणा 5 बराबर 10 गुणा 2, ये है मैथ्स। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री ये है। केमिस्ट्री में क्या होगा, क्या होगा, K प्लस NaCl बराबर हो जाएगा KCl और Na। तो मैथ्स में आप कहते हो इक्वेशन यानी कि समीकरण, वैसे ही समीकरण और इक्वेशन केमिस्ट्री में भी होती है, पर अंतर क्या होता है? अंतर होता है ये, यहां से ये जो इक्वल टू का साइन है ये हट जाता है और उसकी जगह आ जाता है एरो। बस यही एक डिफरेंस है मैथ्स और केमिस्ट्री में। कहानी समझ में आ गई? पक्का पक्का। तो द्रव्यमान का संरक्षण का नियम यही कहता है कि अभिक्रिया हो या ना हो, द्रव्यमान जो है वो अभिकारक की तरफ का कुल द्रव्यमान और उत्पाद की तरफ का कुल द्रव्यमान कैसा होगा? एक समान होगा। क्लियर? अब दूसरे कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है? तो स्थिर अनुपात का नियम यह कहता है कि दो अलग अलग परमाणुओं के बीच में सदैव जो उनके द्रव्यमान का अनुपात है वो एक समान रहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे परमाणुओं की या तत्वों की संख्या कम ज्यादा होगी, द्रव्यमान में परिवर्तन आएगा, पर उनके द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो कैसा रहेगा? समान रहेगा। मतलब ये कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा 14 और 16 रहेगा। बात समझ में आ गई? इसको बहुत डीप में किसने किसने बताया था भाई? तो बताया था मिस्टर लवाइजिए ने, ब्राउल्स ने, और जो कि इस पूरे कॉन्सेप्ट के सबसे बड़े हीरो हैं, उनका नाम था जॉन डाल्टन। बात समझ में आई? कब बताया था? 1808 में। और क्या देखा हमने? हमने ये देखा कि ईसा पूर्व कितने 500 ईसा पूर्व जो है, लगभग 500 ईसा पूर्व, महर्षि कर्णाद ने भी यही चीज बताई थी कि जो पदार्थ है, ठीक है, वो और ज्यादा यदि आप उसको कितना भी विघटित करेंगे तो अंत में आपको एक मूलभूत इकाई मिलेगी जिसको आप बोलेंगे परमाणु यानी कि एटम। आप उसको कण भी बोल सकते हैं, कर्णाद ने तो कण ही शब्द दिया था। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि देखो एक तरफ कहां 1808 और एक तरफ कहां लगभग 500 ईसा पूर्व। क्या कहते हो? खेल समझ में आया? देखो मतलब हमारे देश की जो विज्ञान है वो इतनी ज्यादा पहले भी डेवलप थी कि हर चीज को उन्होंने वहां पर डिफाइन किया था। हाँ, ये हो सकता है कि उसमें कुछ कमी रही हो, ये भी हो सकता है कि वो डिफाइन करने के बाद उन्होंने जो भी चीजें लिखी हो वो प्रॉपरली हम तक नहीं पहुंच पाई हो, ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है। पर ये कि जो विज्ञान है उसके ऊपर जो रिसर्च है, बात समझ में आ रही है, वो बहुत पहले से चली आ रही है। ये तो साबित हो गया महर्षि कर्णाद का जो विचार था उससे। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से जो है हमने अपना पूरा चैप्टर बढ़िया तरीके से, पूरे चैप्टर का जो पहला भाग था, कौन सा भाग था भाई? पहला ही तो भाग था, देखो ना, भाग 1 अध्याय क्रमांक 3 परमाणु और अणु, इसको बढ़िया तरीके से देख लिया। अब मैं आपसे मिलता हूं स्टूडेंट्स, क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? मैं आपसे मिलता हूं इस चैप्टर के अगले वाले भाग में, जिसका वीडियो आपको कैसे मिलेगा? तो उसका सिंपल सा तरीका है, आप जाइए गूगल पे। YouTube पे जाने में कई बार क्या होता है कि प्लेलिस्ट वगैरह आगे पीछे होती है, बड़ा आपका समय जो है बर्बाद हो सकता है। हालांकि वहां पर भी बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के प्लेटफॉर्म पे चीजें बनी हुई हैं, बट फिर भी आपको डायरेक्ट जो है तरीका बताया जा रहा है। आप जाइए गूगल पे, सर्च कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे आप वहां पहुंचे, अगला क्लिक कीजिए CBSE हिंदी मीडियम पे। कर दिया आपने? अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इतना बढ़िया तरीके से सारी चीजें अवेलेबल हैं, पैसे लगते होंगे। स्टूडेंट्स, कोई पैसे नहीं लगते, हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शिक्षित भारत विकसित भारत। करना क्या है? जो भी विषय आपको पढ़ना है आप वहां पर कर दो क्लिक। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, बाकी के जो विषय हैं वो भी धीरे धीरे अपडेट हो रहे हैं। ठीक है, आपने कर दिया क्लिक। जो भी विषय पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़नी है, आपने कर दिया क्लिक। जैसे ही आपने क्लिक किया तो हुआ क्या? इस तरीके से जो पूरा पाठ्यक्रम है वो आपके सामने आ जाएगा। मतलब ये कि कॉन्सेप्ट वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियो जैसा भी हम पढ़ रहे हैं, अब जब ये सारे खत्म हो जाएंगे तो हम पढ़ेंगे 1 शॉर्ट रिवीजन, छोड़ेंगे नहीं किसी भी चैप्टर को। बात समझ में आ रही है? फिर NCERT सॉल्यूशंस, MCQ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, अलग से डायग्राम की सीरीज, साथ में कौन सी चीज भाई? तो मैग्नेट ब्रेन्स का सैंपल पेपर। इतना सब कुछ करने के बाद आपका जो नॉलेज होगा वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे होगा।
बात समझ में आ गई? आपने किया क्लिक और आप पहुंच गए अपने सिलेबस की स्टार्टिंग पे। ये लो, विषय सूची पर जाइए, हर एक चैप्टर दिया हुआ है, बढ़िया तरीके से जो है आप अपनी पढ़ाई कीजिए, सब कुछ है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी जो है उसने क्या किया है कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो कुछ कहानी आपके समझ में आई? मतलब यदि आप कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक किसी भी कक्षा में हैं, किसी भी विषय की आपको पढ़ाई करनी है, किसी भी टॉपिक की पढ़ाई करनी है, तो उसका सॉल्यूशन मौजूद है कहां पर? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। बात समझ में आ गई? तो मैं इसी चैप्टर के अगले वीडियो के साथ आपको मिलता हूं, तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।